बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th का एक नया चैप्टर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले ये जो आपका इलेक्ट्रिक शब्द आया है, ये चार्ज, इसका मतलब चार्ज होता है ना बच्चों। तो बेसिकली हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। जब किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई? चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। अब ये चार्ज क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में मतलब 8th में थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में सुना भी होगा। आपने आपने ऐसी बात सुनी होगी ना कि एक चार्ज होता है और ये चार्ज के दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो जब ये जो चार्ज है ये आपका दो लाइक चार्जेस होंगे, मतलब सेम नेचर के चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अगर आर दूरी से सेपरेटेड है तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। वैसे ही अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो फिर क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अभी हम लिख भी लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना मतलब उसको हम इलेक्ट्रिक फिनोमिना बोलेंगे। चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, चार्ज को ही इलेक्ट्रिक बोला जाता है। इलेक्ट्रिक का मीनिंग चार्ज होता है। तो चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। जो चार्ज की वजह से फिनोमिना आएंगे उनको इलेक्ट्रिकल फिनोमिना बोलते हैं। और दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई कि अपना जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। फिर आगे हम चल के देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अप्लाई करता है, जिसको हम बाद में चलकर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो कर सकता है ये चार्ज। फिर हमने ये देखा, ये पाया कि सेकंड केस में कि अगर आप इस चार्ज को एक कांस्टेंट स्पीड दे दो, कांस्टेंट स्पीड दे दें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं और उसको v स्पीड दे दी जाए, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पर पास में एक मैग्नेट रख दें, मैग्नेट, तो हमने देखा ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल होता है ना बच्चों। मैग्नेट तो आप जानते हो, एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। तो ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर जाता है। और ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो वही चार्ज किसी मैटर में इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज भी दिखा सकता है और वही चार्ज आपका मैग्नेटिक फिनोमिनाज भी दिखा सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो कर सकता है। अगर उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, स्टेशनरी चार्ज नहीं कर सकता, एक रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करा सकता, लेकिन एक दौड़ता हुआ चार्ज विथ कांस्टेंट रफ्तार वो आपका क्या प्रोड्यूस करा सकता है बच्चों? मैग्नेटिक फिनोमिना, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज फिर हुआ क्या? तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों टाइप के इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको चार्ज का मतलब समझ में आया होगा, है ना। तो चार्ज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इट इज द इनहेरेंट, और हमें तो ये बोलना चाहिए कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैटर, of any matter which can produce, which can produce electric, electric as well as electric as well as magnetic effects, electric as well as magnetic इफेक्ट्स। तो आई होप आपको बच्चों चार्ज की डेफिनेशन क्लियर होगी। इनहेरेंट का क्या मतलब होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनहेरेंट का मतलब
जो अगर एक मैटर है तो ये चार्ज हमेशा उसमें प्रेजेंट होगा, मतलब चार्ज उसमें रहेगा। जैसे मास, मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बच्चों मैटर की। अगर कोई मैटर प्रेजेंट है तो उसमें मास होगा ही होगा, आप ऐसा समझो बाई डिफॉल्ट होना। जैसे आपका डीएनए होता है, तो डीएनए इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ह्यूमन बींग्स की। भाई डीएनए हर जो ह्यूमन बींग में है उन उसके पेरेंट से जरूर आता है ना। तो वैसा ही आपका ये जो है, अगर कोई मैटर है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा, तो इसलिए इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास होगा ही होगा। तो मास भी आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट होना, है ना। तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर है। तो चार्ज क्या है बच्चों? ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा मैटर में रहती है, जब भी कोई मैटर होगा तो वो हमेशा मैटर में रहेगी, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज। तो देखो बच्चों, आप लोगों को चार्ज समझ में आ गया होगा। चार्ज की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और चार्ज क्या होता है ये भी क्लियर हुआ है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। एक को आप पॉजिटिव चार्ज नाम देते हो, एक चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज नाम देते हो। लेकिन ये दो टाइप के चार्ज होते क्यों हैं? ये दो टाइप के चार्ज आए कैसे? उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज क्यों होते हैं। तो देखो, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट किए गए थे कई सारे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे क्या हुआ कि पहले आपका एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया गया कि एक यहाँ पर रॉड को हैंग कर दिया गया, और ये जो रॉड थी बच्चों, ये ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। अब ये जो ग्लास रॉड है, इसको फर के साथ रब किया गया, है ना, रब विथ सिल्क, सिल्क के कपड़े के साथ रब किया गया, रब विथ सिल्क। और उसको रब करने के बाद ऐसे हैंग कर दिया। फिर हम एक और ग्लास रॉड लेके आए यहाँ पर, इस तरीके से। ये भी आपकी एक ग्लास रॉड थी, है ना, GR लिख देते हैं शॉर्ट में। और इसको भी सिल्क के साथ रब किया गया, सिल्क के कपड़े के साथ। तो हमने पाया कि जब ये दोनों ग्लास रॉड जो सिल्क के कपड़े के साथ रब की गई हैं, जब हम इनको पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ऐसे फोर्स लगता है, अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी रिपल्शन आता है। तो हमने पाया कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और अब यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह एक दूसरी रॉड लेके आई गई, जिसको एबोनाइट रॉड बोला जाता है, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड। तो हमने एक एबोनाइट रॉड लेके आए, है ना, एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब एबोनाइट रॉड क्या होता है? तो आप ऐसा समझो, एक हार्ड रबर की जो रॉड बनाई जाती है उसको हम एबोनाइट रॉड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया कि इसको हमने फर के साथ रब किया, रब विथ फर, है ना, रब विथ फर। और एक दूसरी एबोनाइट रॉड लेके आए यहाँ पर हम, इस तरीके से। एबोनाइट रॉड को स्मॉल में ER लिख लेते हैं, है ना, और इसको भी फर के साथ रब किया गया है। तो हमने ये पाया कि फिर से ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं बच्चों? रिपेल कर जाते हैं। मतलब फिर से यहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्शन होता है ना, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों रॉड के बीच। ग्लास रॉड में भी दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटली पाया। एबोनाइट रॉड में भी रिपल्सिव फोर्स लगा, ये भी हमें एक्सपेरिमेंटली मिला। उसके बाद तीसरे केस में, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर एक तो हम ग्लास रॉड लेके आए, ये ग्लास रॉड जो था GR, इसको सिल्क के साथ रब किया हुआ था। और हम एक बच्चों एबोनाइट रॉड लेके आए, और ये एबोनाइट रॉड जो थी इसको फर के साथ रब किया हुआ था। तो हमने देखा कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन आ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, है ना, अट्रैक्शन। अब रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहे थे। यानी कि आप जब किसी चीज को रब करते हो तो वो तो चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है मींस कि ये लोग फोर्स लगाना चालू कर देते हैं। तो कभी कभी वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और कभी कभी वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो तरीके के फोर्स लगाती है, रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है
और अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है। तो अगर यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स हैं, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको समझने के लिए हमें चार्ज को दो प्रकार में क्लासिफाई करना पड़ा, टू टाइप्स में डिवाइड करना पड़ा, नहीं तो हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही हमने चार्जेस को दो प्रकार का मान लिया, दो टाइप्स का मान लिया, तो ये सिचुएशन समझाना बहुत ही आसान हो गया। तो हमने दो प्रकार के चार्जेस में एक प्रकार के चार्ज को बोला पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्रकार के चार्ज को बोला, दूसरे टाइप के चार्ज को बोला नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड में इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको भी सिल के साथ रब किया तो पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। वैसे हमने एबेनॉइड रॉड को जब रब किया तो उसमें मान लिया कि आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे भी हमने मान लिया कि ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फर के साथ ही रब किया हुआ है। तो देखो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है और एबेनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों बच्चों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो हम समझ गए, हमें दोनों टाइप के फोर्स समझ में आ गए कि दो फोर्सेस जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो कब लगते हैं। तो देखो रिपल्शन जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो तब लगता है जब आपके सेम नेचर के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। और अट्रैक्टिव फोर्स तब लगता है जब दोनों अपोजिट नेचर के फोर्स हो, अपोजिट नेचर के चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो उसमें क्या लगेगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। तो देखो जैसे ही हमने दो टाइप के चार्जेस को माना, डिफाइन किया, वैसे ही हमें दोनों टाइप के फोर्स समझ में आ गए और हम बोलने लगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बड़ा सिंपल सा रूल बन गया। अगर हम दो टाइप के चार्ज नहीं मानते तो फिर हम रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, there are two types of charges, there are two types of charge, because they will generate two types of force, repulsive force as well as attractive force, है ना बच्चों। तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होते हैं जो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये दो टाइप के फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स को भी जनरेट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर सेकेंडली आप ये लिख लें कि ये जो दो टाइप के चार्जेस हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया गया है और एक को नेगेटिव चार्ज नाम दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्ज are said to be positive charge and negative charge, अच्छा बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया है दो प्रकार के चार्जेस को, ये नाम दिया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया था, तो उन्होंने ये नाम दिया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो, these name of two types of charge was given by
was given by बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आप लोगों को चार्ज की डेफिनेशन बता दी, चार्ज के दोनों प्रकार के टाइप्स बता दिए, है ना, और ये नाम किसने दिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है अगर उस पर बात करें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि चार्ज है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी बच्चों, चार्ज की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो याद रखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों। अब ये एक साइंटिस्ट है, तो जो आपकी चार्ज की यूनिट है वो साइंटिस्ट के नेम पर है, कूलम, है ना, और ब्रैकेट में आपको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, है ना। तो आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज है उसको हम बच्चों कूलम बोलते हैं, है ना। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चार्ज है, तो जैसे 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, कूलम यूनिट होगा और एक नंबर होगा, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है चार्ज की? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो वो भी हमें पता होना चाहिए ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज smallest value of charge which is also known as फंडामेंटल चार्ज। उसको फंडामेंटल भी चार्ज भी बोला जाता है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है उसको फंडामेंटल और बेस चार्ज कहा जाता है ना बच्चों। बेस चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल और बेस चार्ज इज E इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल और बेस चार्ज को स्मॉल ई से, है ना बच्चों। तो स्मॉल ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट क्या है बच्चों? कूलम। तो ये जो आपके पास नंबर है, ये नंबर याद रखिएगा आप लोग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है हमारे नेचर में, है ना, सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की है, और इसको फंडामेंटल और बेस चार्ज बोलते हैं। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आई होप आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये फंडामेंटल चार्ज या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ये किसका होता है? तो बच्चों जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जानते हो आप, आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही आपका फंडामेंटल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही सबसे छोटा होता है और वो ई के बराबर होता है, लेकिन उसका नेचर नेगेटिव होता है बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो माइनस ई होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू के साथ सबसे छोटी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इन डाटास को आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फंडामेंटल चार्ज के बराबर होता है, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, बट नेगेटिव साइन के साथ होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना बच्चों। और वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। वैसे ही आप प्रोटॉन के लिए याद रखेंगे, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों, तो प्रोटॉन का चार्ज भी फंडामेंटल चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो हम उसको प्लस ई लिखा करेंगे। सबसे छोटा चार्ज प्रोटॉन का भी होता है प्लस ई के बराबर, बट प्लस साइन के साथ, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहां से आप देखोगे प्लस ई का मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का जो मास है वो भी आप याद रखो, मास ऑफ प्रोटॉन वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
वैसे ही आप ध्यान से देखें तो अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के साथ क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो तो जीरो होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल है ना। किसी चीज का चार्ज जीरो होना तो हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना। और दूसरी चीज, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी आप याद रखो, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है वो, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके चार्ज और मास आपको पता होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज को फंडामेंटल और बेस चार्ज कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो आई होप आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी। तो बच्चों हमने ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज भी बता दिया कि कूलम होता है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ही बता दिया फंडामेंटल और बेस चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किन पार्टिकल्स का होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव साइन में होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ठीक। तो यहाँ तक अपन को बात समझ में आती है। उसके बाद ध्यान से देखो तो बेसिकली ये पार्टिकल कैसे चार्ज किए जाते हैं, मैटर को कैसे चार्ज किया जाता है। क्या मैटर ऑलरेडी चार्ज होता है, तो नहीं बच्चों, इनिशियली मैटर चार्ज नहीं होता है। वो कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। लेकिन जैसे हम रब करते हैं उसको किसी के साथ या कोई और तरीके से, तो वहां पे वो उसके पास चार्ज आ जाता है। जैसे ग्लास रॉड थी, तो ग्लास रॉड पहले तो बच्चों क्या थी, ग्लास रॉड क्या थी पहले, पहले तो ग्लास रॉड न्यूट्रल था, क्योंकि वो कोई फोर्स नहीं लगा पाता, न्यूट्रल पार्टिकल था, न्यूट्रल मैटर था, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसको रब किया सिल्क के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ, तो फिर ये ग्लास रॉड फोर्स लगाना चालू करती है ना, मतलब अब ये चार्ज हो गई है। और कैसी चार्ज हो जाती है बच्चों, पॉजिटिवली। यानी कि जब हम रबिंग करते हैं तो ऐसा क्या होता होगा कि इसमें चार्ज आ जाता होगा। तो ये हमें समझना है कि चार्ज कैसे आता है, किसी भी बॉडी में किसी भी मैटर में चार्ज कैसे आता है, और वो पहले न्यूट्रल क्यों था, पहले वो चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर रहा था, और रबिंग के बाद फिर वो चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों शो करने लगा। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे आना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, उसको हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो आप यहाँ पे समझें कि एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो बच्चों, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल, ऐसे ये कोई भी मैटर है, तो इनिशियली जब ये मैटर होता है तो आपको पता है कि इसके एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बॉडी जो है ये कोई भी चार्ज का इफेक्ट शो नहीं करती है, कोई भी चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, किसी भी चीज पे फोर्स नहीं लगा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे एग्जांपल के लिए कि इसमें बहुत सारा ये जो मैटर है इसमें तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होंगे, करोड़ों अरबों प्रोटॉन होंगे, है ना। और उनका जो नंबर है किसी भी एटम में, जो आपका एटम होता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि जितना नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो बराबर बराबर है। तो अभी ऐसी समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं। हालांकि ये नंबर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन हम समझने के लिए कि ये ऐसा मटेरियल है जिसमें अभी मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है 50 प्रोटॉन है तो बच्चों करोड़ों अरबों, लेकिन मैंने समझने के लिए एक नंबर ले लिया है ताकि आप चीजों को समझ पाए आसानी से। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स है, 50 प्रोटॉन्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब जब इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, देखो 50 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ई चार्ज है, माइनस ई चार्ज, तो 50 का क्या होगा, -50। वैसे ही प्लस ई चार्ज है एक प्रोटॉन का, और प्लस 50 कर देंगे। तो जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बस नेचर अलग अलग होता है। तो बच्चों ये इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और अब ये कोई भी चार्ज की प्रॉपर्टी मटेरियल के बाहर नहीं दिखाएगा। मतलब ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के लायक है, ना रिपल्सिव फोर्स लगाने के लायक है, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों ने एक दूसरे को
दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट। तो ऐसे मैटर को हम न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं। अब कई बार बोलते हैं कि सर न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस होता है। नहीं बच्चों, चार्जलेस नहीं, चार्जलेस इज द रॉन्ग वर्ड। आप कभी भी चार्जलेस नहीं कहेंगे, चार्जलेस जो है ये गलत शब्द है, न्यूट्रल कहना है, न्यूट्रल। क्योंकि देखो चार्जलेस का मतलब ये हो जाता है कि चार्ज है ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स है 50 प्रोटॉन्स है, तो क्या इसमें चार्ज नहीं है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है भाई, तो चार्ज तो है, बट ये चार्ज जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में, इसलिए हम इनको न्यूट्रल बोलेंगे, चार्जलेस नहीं बोलेंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना, कभी भी चार्जलेस शब्द यूज नहीं करना है, हमें न्यूट्रल वर्ड यूज करना है। तो न्यूट्रल कब होता है कोई बॉडी? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है। तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो हम उसको बोलेंगे कैसा मैटर है बच्चों? न्यूट्रल मैटर है। उसके बाद आप ध्यान से देखें, अगर मैं किसी तरीके से ऐसा करूं कि ये जो आपके पास मैटर था, मटेरियल था, इस मटेरियल में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, समझना बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो यहां पर आपका 50 से कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर निकाल दिए, 45 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने ही है, 50 प्रोटॉन। अब देखो बच्चों, इसमें से 45 इलेक्ट्रॉन जो है वो 45 प्रोटॉन को तो उसका इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। पहले 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था, इसलिए वहां पर नंबर दोनों के बराबर थे, चार्ज बराबर था, तो न्यूट्रल हो गया था। लेकिन यहां पर अब 45 इलेक्ट्रॉन है, तो 45 इलेक्ट्रॉन केवल किसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर पाएंगे? 45 प्रोटॉन के, उससे ज्यादा प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसमें एक्स्ट्रा 5 प्रोटॉन बच गए, और एक्स्ट्रा 5 प्रोटॉन बच गए तो वो अपना चार्ज का इफेक्ट अब बाहर शो करेंगे। अब ये चार्ज की प्रॉपर्टी शो करेंगे आउटसाइड द मटेरियल, यानी अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा सकते हैं। अगर सेम नेचर का चार्ज है तो उस पर रिपल्सिव का फोर्स लगा सकते हैं, और अपोजिट नेचर का चार्ज है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा में कौन बचा है? प्रोटॉन। तो हम बोलेंगे इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ गए, और कितना चार्ज शो करेगा? तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 5, तो 45 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करेगा इफेक्ट 45 प्रोटॉन का, बट जो 5 प्रोटॉन्स बच गए वो अपनी चार्ज की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसमें अगर आपको चार्ज भी निकालना हो कि ये कितना चार्ज है पॉजिटिवली, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? ई, तो 5 प्रोटॉन का जो चार्ज है 5e, तो हम निकाल भी सकते हैं कि कितना चार्ज ये शो करेगा, प्लस 5e शो करेगा, है ना बच्चों, क्योंकि 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और आप चाहें तो पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कि कितने एक्स्ट्रा में आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, तीसरा केस, थर्ड केस में क्या हुआ कि हमने इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डाले, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डाले हैं, बॉडी में डाले हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हमने एक्स्ट्रा। तो पहले 50 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 55, जबकि आपके प्रोटॉन्स अभी भी 50 प्रोटॉन्स है, आपके प्रोटॉन्स अभी भी 50 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई ना, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पे 50 प्रोटॉन्स कैंसल आउट करेगा किसको बच्चों? सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन्स को। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो अपनी चार्ज की प्रॉपर्टी अब शो करेंगे आउटसाइड द मैटर, मतलब अब ये चार्ज बिहेव करेगा और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन है। बट अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज शो होगा, जो 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसका चार्ज शो होगा।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि अगर आप यहाँ पे चार्ज भी निकालना चाहें तो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का माइनस ही होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -5 ही, है ना बच्चों। तो आप इस तरीके से नेगेटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ है, अगर आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप निकाल सकते हो, है ना। और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो आप उसका भी चार्ज निकाल सकते हो। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब भी आपकी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जब भी आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आपका जो बॉडी है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर दोनों की संख्या बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है ना। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से बता दिया, समझा दिया। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए। देखो, जो न्यूट्रल बॉडी का मास है उसको मैं mn बोल देता हूँ, न्यूट्रल बॉडी का मास mn है। अब ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास है वो आपका m प्लस है, m प्लस। न्यूट्रल बॉडी का मास mn, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास m प्लस लिख लेते हैं, और नेगेटिवली बॉडी चार्ज का मास m माइनस। तो आप सोचें कि इसमें न्यूट्रल बॉडी के मास में, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के मास में और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के मास में कोई अंतर है कि तीनों सेम है? तो देखो बच्चों, अंतर है यहाँ पर। क्यों? कि ध्यान से देखें तो जब आपने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ इलेक्ट्रॉन का सिर्फ चार्ज नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी निकला है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना, देखो बच्चों। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो मास भी तो निकल गया, हालांकि वो बहुत कम मास है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मास तो निकला। इसका मतलब आपके न्यूट्रल बॉडी से मास निकल गया बाहर, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास है वो कम हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। वहीं आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को देखो तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आएगा। भले ही वो बहुत कम मास है लेकिन ऐड तो होगा। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है वो न्यूट्रल बॉडी से ज्यादा होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो सबसे ज्यादा है, ग्रेटर है, फिर आपका न्यूट्रल बॉडी का मास है, और सबसे कम मास बच्चों, सबसे कम मास आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का है। तो ये रिलेशन है, इसको चार्ज टू मास रिलेशन बोलते हैं। यानी कि जब आपका चार्ज बाहर निकालते हो या चार्ज अंदर अंदर डालते हो मटेरियल में, तो आपको याद रखना है कि मास का भी ट्रांसफर होता है, केवल चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, चार्ज के साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। इसको चार्ज टू मास रिलेशन बोलते हैं ना। तो आप याद रखेंगे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी का मास होगा, और सबसे कम मास किसका होता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये फिनोमेना क्लियर है। तो जो मैंने अभी तक आपको समझाया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में समझाया वहां यहाँ पर मैं उसको पॉइंट बाई पॉइंट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने सीखा कि अगर एक बॉडी है उनमें इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और उस बॉडी को न्यूट्रल कहा जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं इफ अ बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ equal amount of positive and negative charge, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, तभी तो इक्वल अमाउंट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन दे विल cancel out effect of each other and body is said to be neutral, है ना बच्चों।
तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इफ देयर इज deficiency of electron, deficiency of electron, इसका मतलब क्या हुआ कि number of electrons become less than number of protons, then body is said to be positively charged। तो आप बोल सकते हो कि जो बॉडी है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ there is excess of electron, that is number of electrons become greater than number of protons, then body is said to be negatively charged, है ना बच्चों। और आप याद रखेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, mass of neutral body is always greater than, mass of negatively charged body is always greater than mass of neutral body is always greater than mass of positively charged body, which is known as charge mass relation, है ना बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज मास रिलेशन बोलते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्लियर है, बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, ये भी क्लियर है। बता दीजिए एक बार, लास्ट बार, यस और नो बोलिए।